तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट जो 1 अक्टूबर 2022 को पेपर हुआ था समाज कार्य में, उसी के प्रश्नों को हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपसे बात करूँ तो 138 तक हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा इस पे कर चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। मैं एक बार 38 का वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोगों को याद भी आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे क्रम लगाना सिखाया था और यहीं से मैंने क्लास को इसको जो है समाप्त किया था, है ना। तो 39 सवाल है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है ये, ध्यान दीजिएगा। 1 अक्टूबर 2022 का ये पेपर है सोशल वर्क का, बहुत ही अच्छे से करिएगा। प्रश्न केवल ये पूछा है कि सामाजिक समूह कार्य विधि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है। विशिष्ट अभिलक्षण क्या है, स्पेसिफिक आपसे पूछा गया है, केवल उसका विशेषताओं के रूप में, उसकी विशेषताओं के रूप में। बताइए जरा, क्या यहाँ पर आप करेक्ट जवाब देना चाहेंगे। क्या नैसर्गिक प्राथमिक समूह, नैसर्गिक, देखो आपको नैसर्गिक शब्द के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इसके बारे में सिगमंड फ्रायड ने जो नॉर्सिज्म शब्द के बारे में बताया था, जो नैसर्गिक शब्द यहाँ पे प्राकृतिक समूह की बात किया है, नैसर्गिक वो प्राकृतिक की बात होती है, तो प्राकृतिक प्राथमिक समूह होता है, बात दोनों एक ही है। बट यहाँ पे विशिष्ट लक्षण हमें ढूंढना है, एक स्पेसिफिक लक्षण ढूंढना है जो आपको पहला मैच नहीं करता। चलो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, चलिए सुनिए, ठीक है भाई, सुन लिया, ठीक है, मैंने सुन लिया सबकी बातें। अब ध्यान से सुनिए। कार्यकर्ता और सेवार्थी का संबंध की अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्ता और सेवार्थी का संबंध केस वर्ग में होता है विशिष्ट लक्षण के रूप में, क्योंकि वो एक उद्देश्यपूर्ण होता है, इसलिए समूह कार्य में नहीं होगा ये। संस्था अगर मैं सेवार्थी के बजाय लिखता तो सही माना जाता, लेकिन मैंने सेवार्थी का संबंध बना दिया, तो इसलिए ये आपका करेक्ट नहीं होगा। विशिष्ट अभिलक्षण की बात किया है, ठीक है, इसलिए आपका बी नहीं होगा। सभी समूह के सदस्य समान होते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, ये बात आप जानते हैं। हर एक व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती हैं, यूनिक होती है, तो कैसे सभी समूह के सदस्य समान हो सकते हैं, बताइए जरा। क्या ये समूह कार्य की विधि फिर बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती है। तो स्पेसिफिक लक्षण की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम मीडिया का जो सृजनात्मक उपयोग होता है, ये बेसिकली सामाजिक समूह कार्य की एक विधि के रूप में जानी जाती है। यहाँ जो ऑप्शन आपका जाएगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट माना जाएगा, बस सी वाला ऑप्शन, प्रोग्राम मीडिया इज द राइट आंसर माना जाएगा। मैं आपको बता दूं यहीं पर 2-3 बातें आप समझ लीजिए। एक नाम आपने सुना होगा कूले का। कूले महोदय ने सन 1909 में, कब, सन 1909 में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा पर चर्चा किया था। मैं आपको बता दूं इनकी 3 ऐसी किताबें रही हैं जो सोशल वर्क में पूछी जा चुकी हैं। तीनों के तीनों किताबों के नाम अभी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये पूछा गया है। पहली किताब इनकी एक आई थी सन 1902 में, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर करके, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर करके आई थी, और ये किताब आई थी सन 1902 में। ये किताब आई थी 1902 में। और एक किताब आई थी इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1909 में आई थी। इसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कई बार पेपर में पूछा भी गया है, और इसी किताब में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में बात किया गया था, ठीक है। एक किताब और आता है यहाँ पर सोशल प्रोसेस करके, और सोशल प्रोसेस की किताब सन 1918 में आई है। तो हालांकि उतना फेमस नहीं है, लेकिन अगर समाज कार्य में देखा जाए तो ये किताब इम्पोर्टेंट है, सोशल प्रोसेस भी। तो ये 3 किताब हैं कूले की। अब बात थी यहाँ पर प्रश्न में जो है विशिष्ट अभिलक्षण को लेकर, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए ध्यान रखिएगा, जब समूह व्यक्तियों का संग्रह की बात करता तो एक समूह कार्य की विधि का अभिलक्षण बन जाता है। जब किसी निश्चित संरचना की बात होती है तब सामाजिक समूह कार्य की एक विधि बन जाती है। और एक कार्य का विभाजन की अगर जब हम बात करते हैं तब भी सामाजिक समूह कार्य की विधि की एक विशिष्ट अभिलक्षण के रूप में हमें देखने को मिलता है। हितों की समानता हो गया, या मनोवैज्ञानिक संगठन हो गया, या आदर्श नियमों की प्रधानता हो गई, या अनिश्चित आकार हो गए, या ऐच्छिक सदस्यता हो गई, या प्रोग्राम मीडिया हो गया, या नियंत्रण का अभिकरण हो गया। ये सभी चीज़ें जो है सामाजिक समूह कार्य की विधि को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनमें से अगर मैं आपसे बात करूँ, कोई ऑप्शन भी नहीं था, केवल प्रोग्राम मीडिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप बी को करेक्ट कह रहे थे, सही था, परंतु अगर संस्था को होती वहां पे तो रिप्रेजेंट कर जाता, बट यहाँ पे संस्था गलत हो गया। प्रोग्राम मीडियम क्या
प्रोग्राम मीडिया कहने का मतलब ये हुआ कि सदस्यों को जागरूकता के संबंध में है, सृजन को संसाधन का यहाँ पे यूज किया गया है एक प्रकार से। जैसे फोकस समूह की प्रक्रिया हो गई, पोस्टर वाल पोस्टर भित्ति का बात हो गई, वो भी प्रक्रिया हो गई प्रोग्राम मीडिया। नाम तो मीडिया से ही स्पष्ट है, प्रोग्राम मीडिया। आप लोगों को जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में समूह कार्य की विधि बनाते हैं, समूह कार्य वगैरह, चाहे वो ग्रुप वर्क हो, चाहे वो कम्युनिटी वर्क हो, केस वर्क तक भी हम लोग जागरूकता का काम करते हैं। मतलब लोगों को जागरूक करने का हम हाँ, लोग कार्य करते हैं। बिल्कुल, सृजन हम उसी ये को कहना करते हैं। हाँ, एक मीडिया का हम सहारा लेते हैं। आप लोगों को आजकल मीडिया तो बहुत ही वर्चस्व है उसका, मीडिया का शीर्ष पे रखा गया है मीडिया को इस समय, वर्तमान समय की अगर मैं बात करूँ तो यही ऑप्शन सही जाता है बेसिकली। और ख़ास कर देखिए, चारों ऑप्शनों को अगर आप देखें एक बार अच्छे से सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो ऑप्शन नंबर जो सी जाएगा ना वही करेक्ट माना जाए, क्योंकि उसने बोला है कि क्रिएटिविटी के आधार पे उपयोग करना। हाँ, तो कभी आप प्रश्नों को ना पॉजिटिव के रूप में भी देखेंगे तो भी आपका ऑप्शन सही लगेगा, है ना। तो ये एक तरीका है, ट्रिक है जो मैंने अभी आपको बताया। अगला सवाल अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखिए रॉथमैन ने, हेलो सर। हाँ जी बताएं। सर आप क्वेश्चन नंबर 39 से करा रहे हैं, इससे पहले आपने करवा दिया क्वेश्चन पेपर? हाँ जी, क्वेश्चन पेपर, सर कल कराया था। हाँ कल कल पेपर हुआ था, पेपर कल हुआ था। को पेपर जो है मैं बताता हूँ, पेपर 2 क्लासेस आपकी चलती हैं पर डे, इसलिए आप लोग उसको ध्यान से देखा करें। अगर हम बात करते हैं रॉथमैन के अकॉर्डिंग, एक बात सुनिए मैम, उसकी वीडियो का लिंक है आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं रॉथमैन के अनुसार, तो सामुदायिक संगठन के प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, है ना। और मैंने पहले पहले भी बता रखा है इनके बारे में। ABD कह रहे हैं आप, और भी कोई बच्चा है? पेज नहीं पलटना है मैडम, क्यों पेज पलट रहे हो आप? फटाफट बताओ ना क्या यहाँ पे जवाब होना चाहिए, देख के जवाब नहीं देना किसी भी बच्चे को, है ना। हाँ, चलिए अब ध्यान से देखो। सामाजिक क्रिया को छोड़ के सब। ओके, अब मैं आपसे बात करता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने जवाब देख सुन लिया आप लोगों का, अब ध्यान सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सन 1968 की बात। 1968 में रॉथमैन ने सामुदायिक संगठन के प्रतिरूप दिए थे, लेकिन वो सही तरीके से काम ना हो चल पाने पर उन्होंने, रॉथमैन ने 2001 में दिया था। तो पहले मैं आप लोगों से सन 1968 का बता देता हूँ, 1968 का, फिर मैं 2001 पर बात करता हूँ। 1968 में इन्होंने कहा था कि एक अवस्थितीय विकास का मॉडल दिया था, दूसरा इन्होंने दिया था सामुदायिक नियोजन का, और तीसरा इन्होंने दिया था सामुदायिक क्रिया का। ठीक है, लेकिन ये सही तरीके से काम ना आ पाया, जिसकी वजह से इसमें संशोधन हुआ। रॉथमैन ने 2001 में किया, तो उन्होंने एक का नाम रखा स्थानीय विकास, जो ऑप्शन डी में मिला रहा है। फिर एक नाम इन्होंने रखा सामुदायिक नियोजन, जो ऑप्शन बी में मिल रहा है। फिर एक तीसरा इन्होंने रखा सामुदायिक नियोजन के बाद सामुदायिक क्रिया, जो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। अब जिन बच्चों ने यहाँ पे बात कर रहे थे ऑप्शन नंबर ए को, और यही करेक्ट जवाब जा रहा था, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका अगर हम बात करें यहाँ पर BCD जहाँ पे मिलेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, BCD। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके साथ साथ एक नाम आता है सिद्दीकी का। सिद्दीकी महोदय जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट में बड़े फेमस पर्सन हैं, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कंपोनेंट के साथ साथ ये उसमें प्रारूप में भी फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, इनके जो है व्यवस्था परिवर्तन का एक मॉडल है, दूसरा इनका संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल है, तीसरा इनका जो है प्रतिवेश परिवर्तन का मॉडल है। और जब आप लोगों से कंपोनेंट पूछे जाए, घटक पूछा जाए सिद्दीकी का, तो 4 घटक हैं। नंबर 1 जो घटक आता है समुदाय आता है, नंबर 1 घटक इसका समुदाय आता है, इसी को लक्ष्य भी बोला जाता है, लक्ष्य भी। और जो दूसरा आता है वो आपका आता है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बात करना। महत्वपूर्ण व्यक्ति का मतलब ये होता है बेसिकली जो वहाँ उसमें पर्सन व्यक्ति हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। तीसरा का मतलब अगर हम बात करें तो संस्था आती है इसमें, संस्था का मतलब होता है संगठन, यानी संगठन को रिप्रेजेंट किया गया है। और चौथा जो आता है वो समुदाय के मध्य समूह, मतलब जो कम्युनिटी है उनके बीच में जो इतने समूह बनाए गए हैं उसकी बात होती है। तो ये कंपोनेंट हैं उसके, एक समुदाय के मध्य का जो समूह होगा वो कंपोनेंट हो जाएगा, एक जो लक्ष्य बनाए गए हैं, जनसंख्याएं जो निर्धारित की गई हैं वो आपका कंपोनेंट हो जाएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उसमें नेतृत्वकर्ता वाले वो भी कंपोनेंट हैं, और एक संस्था तो ऑलरेडी कंपोनेंट तो है ही है। और ये 4 बातें सिद्दीकी ने कहा था। फिर अगर हम बात करें, एक नाम आता है मुर्रेजी रॉस का नाम। मुर्रेजी रॉस का नाम तो आप लोग, जी सर। समुदाय, संस्था, संगठन, और एक कौन सा सर, 4th नंबर?
समुदाय और संस्था संगठन हाँ, और एक था महत्वपूर्ण व्यक्ति। महत्वपूर्ण व्यक्ति समुदाय के मध्य समूह। हाँ, समुदाय एक हो जाएगा, एक संस्था हो जाएगी, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएगा, एक समुदाय के मध्य समूह हो जाएगा। अब ये सिद्दीकी ने जब मॉडल अपने दिए थे तो 1997 का वर्ष था जो परिवर्तन वाला मॉडल था, और जब मुर्रे जी की बात आती है ना सर, तो याद रखिएगा ये 1955 आता है, 1955 आता है। और उस समय इन्होंने जो है सामान्य रूपरेखा बताया था, विशिष्ट रूपरेखा बताया था, और एक प्रक्रिया की रूपरेखा बताया था, है ना। तो ये तीन बातें आप लोगों को यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, भूलना नहीं है आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ BCD है, कहीं पर है ऑप्शन नंबर, देखिए BCD, सर बी है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा यहाँ पे जी। सर मुर्रे जी रास्ते का थर्ड वाला कौन सा है? प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रोसेस प्रक्रिया 1955 में दिया था ना। 1955 में, 1955 में। देखिए वही प्रश्न आ गए हैं आप लोगों को, देख लीजिए यहाँ पर अगला सवाल हमारा। मैं एक बार इंग्लिश दिखा देता हूँ आपको। HY सिद्दीकी, देयर आर 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कम्युनिटी वर्क के, ठीक है भाई, वही प्रश्न है, एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। HY सिद्दीकी के अनुसार समुदाय कार्य के 4 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। एक समुदाय आपका लक्ष्य जनसंख्या हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएगा, एक संस्था संगठन हो जाएगा, और एक समुदाय के मध्य का समूह हो जाएगा। केवल इसको आप हटा दीजिए। हाँ, ABCE जो ऑप्शन में जाएगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न पूछे गए हैं ये। और यहाँ पे अगर मैं आप बात करूँ आप लोगों से, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं मुझे कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ABCE ऑप्शन नंबर 4। हाँ, गिवन आंसर पे कोई बच्चा नहीं जाएगा, गिवन आंसर जो दिया गया है वो गलत है, इसलिए आप ध्यान देंगे इस पर, ठीक है, प्रश्नों पर, ठीक है, कोई भी बच्चा नहीं जाएगा गिवन आंसर पे। आगे बात करेंगे। देखिए, पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में निम्न में से 3 के संबंधों पर निर्भर करती है। वह कौन कौन से 3 संबंध हैं आप बताएंगे। ये बेसिकली कार्ल मार्क्स के द्वारा ये प्रक्रियाएं बताई गई हैं पूंजीवाद के बारे में, थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करें। AB बाजार कैसे हो सकता है, पूंजी, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ आप देखो बताओ, पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में निम्न में से, मतलब नीचे दिए गए 3 संबंध हैं और उन 3 संबंधों पर निर्भर है। बाजार क्या निर्भर है पूंजीवाद पर, सामाजिक व्यवस्था पर? बिल्कुल नहीं, सही गलत, ये गलत जवाब है ना। श्रमिक निर्भर हो सकता है, उत्पादन के साधन निर्भर हो सकते हैं, और वे जो उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करते हैं वो निर्भर हो सकते हैं। सिंपल सवाल है, आप जल्दबाजी ना करें। तो पूंजीवाद जो है एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में 3 ऐसे संबंध बना रहे हैं जो आपके ऑप्शन में जो निर्भर है ना। तो यहाँ पर आप ये कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा, एक किताब इन्होंने लिखा था दास कैपिटल करके, कार्ल मार्क्स की। अच्छा, मैं बता देता हूँ, वो भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं कार्ल मार्क्स के बारे में भी। अगर कार्ल मार्क्स के बारे में बात करें, दास कैपिटल के बारे में, तो 1867 नाम आता है, ये आप जानते हैं। आपको यहाँ तक ये भी पता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करते हैं अगर, तो 1948 आता है। 1948। हाँ, जब मैं अगर आपसे बात करूँ द जर्मन, ओके मैम, देखते हैं आप लिखते रहिए। द जर्मन आइडियोलॉजी, द जर्मन आइडियोलॉजी की अगर बारे में बात करें अगर हम लोग आइडियोलॉजी के बारे में, तो 1932 में ये नाम आया। फिर अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ऑन रिलीजन की बात करें तो 1955 में आया। द होली फैमिली की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये प्रक्रिया 1844 में आई। जब आपसे मैं बात करूं वेज लेबर के बारे में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, द वेज लेबर एंड कैपिटल की बात करता हूँ, तो 1849 का नाम आता है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इतने नाम। अच्छा, और भी हैं, जैसे अगर हम बात करें इनका फेवरेट सब बता रहा हूँ जो सोशल वर्क में पूछे जाते हैं। द पॉवर्टी, और क्या बताया ये एंड करके? कैपिटल, हाँ, कैपिटल। और अगर हम बात करें द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी के बारे में, द पॉवर्टी ऑफ, 1837। हाँ, फिलोसफी के बारे में ये तो मालूम होना चाहिए, 1847। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे सर्वाहारा वर्ग समाज
किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से संबंधित है। कार्ल मार्क्स शासक, कम्युनिटी मैनिफेस्टो सर 1848। हाँ बता दी, 18 एक 9, हाँ 1848, ओके करेक्ट करेक्ट कर लिए। यहाँ पे मैंने 19 ली, मैं ना हमें ये देखिए 19 कर देता हूँ, गड़बड़ हो जाता है, सही कर लिया करो आप, 1848, ठीक है। अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जो ऑन रिलीजन है ना वो 1955 ही है, ध्यान ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और सुनिए, मैंने कहा था एक शासक और एक शासित वर्ग होता है ना? दो वर्ग, जब जब हम वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो भी कार्ल मार्क्स का नाम आता है, सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं तो भी वो आता है, और उसी के में पीछे आप चेतना करके भी कार्ल मार्क्स का नाम आता है ना सर। झूठी आत्मचेतना, मिथ्या, है ना? झूठी आत्मचेतना की बात करें तो भी नाम आता है, मिथ्या जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी आता है। पेपर में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, आपने जितने मैंने आपको कार्ल मार्क्स के बारे में यहाँ पे बताया हो ना, वो सारे प्रश्न पूछे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब देखिए जरा, ऑप्शन में कहीं मिल रहा ए बी डी, यही था, सही था ना? ए बी और डी, पहला ए बी डी ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सही चला जाएगा आपको। सर आपने दूसरी बुक कौन सी बताई? 1848 वाले? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सर सबसे पहले क्या बताया था? दास कैपिटल। अरे भी दास कैपिटल। इतनी बार मैं उनके बारे में बताता हूँ, ये सारे जब नाम आता है उतनी बार, जितनी बार नाम आता है उतनी बार बताता हूँ ये सब, फिर भी आप पूछ रहे हो, डेली क्लास लेने वाले बच्चे पूछ रहे हैं, बताओ आज। चलो अच्छा, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल। सामुदायिक कार्य के विकास का क्रम व्यवस्थित करना है, उसका विकास करना है कम्युनिटी। जैसे आप सोशल वर्क के विकास पर लगाते थे कि पहले भाई दान आएगा, फिर कल्याण होगा, फिर विकास होगा, फिर सशक्तिकरण होगा, व्यवसाय समाज कार्य का जो विकास था, वैसे ही सामुदायिक कार्य के विकास को भी क्रम आप लगा के दिखाइए जरा मुझे, क्या सही जाएंगे इसको बताएं। सर अभी भाव आ जाएगा पहले ना? पहले अभिभाव आने के लिए आप बता, देखिए आविर्भाव, आविर्भाव की अगर हम बात करें, अच्छा इंग्लिश देख लीजिए आप लोग, एक बार इंग्लिश भी देखिए। देखिए यहाँ पे बात की जाए इमरजेंस करके, इमरजेंस ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन की बात हो रही है, जो समाज कार्य व्यवसाय का आविर्भाव की बात करता, और ये आपका करेक्ट है। आविर्भाव एक प्रकार से जिसने कहते ओरिजिन, उत्पत्ति, है ना, वो शब्दों के बारे में बात होती है। हाँ हाँ, उदय, बिल्कुल। आप ये पहले नंबर पे रखें आप इसको। फिर आपसे दूसरे नंबर पे अगर आपसे बात करूं मैं, हाँ नेबरहुड एंड कम्युनिटी आइडिया आ जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है आपका। फिर अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या प्रक्रिया, हाँ व्यवसाय की बात कर रहा है, और अगर हम बात करें तो कॉन्सेंस की बात हो रही है, जहां आपसे ये बताने का प्रयास की जा रही है कि व्यावसायिक और संप्रति उपागम पर बल देना, यानी उस पर जोर देना, है ना। तो स्ट्रीट्स ऑन प्रोफेशनल पर हो जाएगा, साथ ही साथ कॉन्सेंस अप्रोच पे रिलेट करेगा, और ये आपका थर्ड बन जाएगा, ये आपका थर्ड बन जाएगा। और कम्युनिटी वर्क एज रेडिकल सोशल वर्क मूवमेंट, ये तो आपका लास्ट की प्रक्रिया है ही है, ये आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपसे कह दूं कि ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो उस ऑप्शन में ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है बताइए, ए सी बी डी, थर्ड, ए सी बी डी, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ए सी बी डी करेक्ट, यही माना जाएगा ऑप्शन का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। देखिए इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, जो है एक तरफ दिया गया है कुछ अभिक्रियाओं के बारे में, और दूसरी तरफ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो डिफेंस मैकेनिज्म शब्द यूज़ किया गया है, जिसको हम रक्षात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, या रक्षा युक्तियाँ भी बोलते हैं, ये शब्द यूज़ हो रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो प्रोजेक्शन शब्द है वो प्रेक्षण होता है ना, प्रेक्षण होता है, और प्रेक्षण किस शब्दों को बताना चाहेगा, प्रेक्षण प्रोजेक्शन किस शब्दों को बताएगा। क्या यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए जरा सा, प्रेक्षण अपने अमान्य गुणों और भावनाओं को दूसरों से मनवाना, ये प्रेक्षण बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ये आपका, हाँ
यह आपका करेक्ट माना जाए, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, ठीक है। और फिर कहता है जो है योक्तिकरण। योक्तिकरण की अगर हम बात करें तो व्यवहार के सत्य के कारण, व्यवहार के सत्य कारण को अवहेलना करते हुए किसी व्यवहार या भावना की तर्क के आधार पर व्याख्या करना ही योक्तिकरण कहलाती है। मतलब व्यवहार के सत्य कारण की अवहेलना कर रहा है ना, एक प्रकार से अवलेचना, और किसी व्यवहार की भावना के तर्क के आधार पर व्याख्या भी कर रहा है तो वही योक्तिकरण कहलाती है। और उदात्तीकरण तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। उदात्तीकरण, हाँ, अमान्य आवेग हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अमान्य आवेग हो जाएंगे, जो हाँ मान्य क्रियाशील व्यवहार में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आवाज जा रही है मेरी? सर हमें तो आ रही थी। ओके। जी सर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मनाही। मनाही का मतलब अगर आप इंग्लिश में देखें तो देखो डिनायल लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब होता है इनकार भी। मनाही का मतलब है ना, इनकार भी होता है। और इंग्लिश में इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डिनायल का नाम दिया जाता है। तो इसका क्या अर्थ बनाएगा? इसका अर्थ बचेगा एक ही, देखो बच रहा है ये, जो इसका उपयोग ऐसी स्थिति में होता है जहाँ लोग सच्चाई का सामना करने में असमर्थ महसूस करते हैं और ये किसी प्रत्यक्ष सत्य को मानते हैं, तो वह प्रक्रिया आपकी डिनाइल कहलाती है। सिर्फ प्रत्यक्ष सत्य को मानना भी तो मतलब एक्सेप्ट ही कर रहा है ना वो सही बात को। देखिए ये एक प्रकार का रक्षा युक्तियां हैं, है ना, वो तो मानेगा ही मानेगा, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं मानेगा। वो तो हमें परिभाषा पूछेगी। रक्षा युक्तियां का मतलब होता है, सिगमंड फ्रायड ने क्यों दिया, उसने कहा कि सेवार्थी के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं और कैसा सोचता है। साइकोलॉजी क्यों आपके सब्जेक्ट में दिया गया है? बच्चों के मन के बारे में जानना, है ना, बच्चों के मन को जानो। और मनोविज्ञान मन का विज्ञान ही है। लोगों को, सेवार्थी के समूह को, समुदाय को समझोगे तभी तो काम करोगे। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं उनके ग्रुप में ऐसे लोग जो है सेवार्थी लोग करते रहते हैं। तो सोशल वर्क में ये थोड़ी ना बोलोगे आप लोग कि मेरी बात नहीं मान रहा है ना, चला गया, वो डायरेक्ट आया, मुंह पे जवाब दिया, भाग गया, ऐसे थोड़ी बनेगा। सोशल वर्क में आप लिखेंगे वहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे शब्दों को कौन से टेक्निक के माध्यम से यूज़ हो रहा है, तो आप मनाही या इनकार या डिनाइल शब्द को यूज करेंगे, है ना, इस तरीके का शब्द यूज होता है। अब जरा मुझे मैच करके बताइए, 1 का 3, 2 का 2, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ना, सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जी, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट चला जाएगा आपका, ये वाला। देखिए कोई शायद ज्वाइन हो रहे हैं, एक बार उनको ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, चलिए आ जाइए। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये आप सबके लिए। ये बेसिकली प्रश्न है कि अ सब फैमिली इज़ अ फैमिली विच, मतलब एक उप परिवार एक ऐसा परिवार है जो कि क्या बना सकता है इसमें? सर पहला भी सही है, किसी अन्य परिवार के साथ रहता हो जो किसी उससे संबंधित नहीं भी हो सकता है, मतलब ये भी माना जा सकता है ना सर। ओके, देखिए किसी अन्य परिवार के साथ रहता है और उससे संबंधित भी हो सकता है, एक उप परिवार ये हो सकता है क्या? दूसरा कहता है कि किसी अन्य परिवार के साथ रहता तो है लेकिन जो संबंध नहीं भी बना सकता है, दूसरे परिवार के साथ रहता है और इससे संबंधित नहीं हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, हटा दो। थर्ड को देते हैं, किसी अन्य परिवार के साथ रहता तो है जो कि वो संबंधित भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है ना। अच्छा भाई यही तो सही लग रहा है। आगे देखते हैं चौथे वाले को, मुख्य परिवार के उप समूह के रूप में एक वहीकृत होता है, मतलब यहाँ पे जो है ट्रेट्स एज अ सब ग्रुप ऑफ मेन फैमिली। गलत है, ये गलत है आपका जो है डी और ए और बी, केवल ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाने वाला है, जो उप फैमिली का पार्ट या जो परिभाषा बनती है वो अन्य परिवार के साथ संबंध हो भी सकता है और संबंध नहीं भी हो सकता है। ये एक परिभाषा है उप परिवार की, ठीक है, ये एक परिभाषा है, इस परिभाषा को आप ध्यान रखिए, कोई फैक्ट नहीं दिया गया है उप परिवार का। हाँ, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अच्छा कितने लोग जानते हो प्राथमिक परिवार? प्राथमिक परिवार कितने लोग जानते हैं? प्राथमिक परिवार तो ब्लड रिलेशन वाला होगा ना? नहीं सर ब्लड रिलेशन नहीं सर, ब्लड पास पड़ा सर हमारा परिवार जी। साथ में। प्राथमिक परिवार बताऊं क्या अंश होता है? सिर्फ माता
और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं उसे प्राथमिक परिवार कहते हैं। ठीक है। विस्तृत परिवार में जहाँ दादा दादी आते हैं, एकल परिवार में जो है माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आ जाते हैं, है ना? क्लियर? तो सर सिर्फ माता आएगी, पिता नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, प्राथमिक परिवार में पिता नहीं आएगा, है ना? अच्छा, विवाह के आधार पे जानते हैं परिवार कितने टाइप का होता है? 2 टाइप के होते हैं, है ना? अगर एक विवाही की बात अगर मैं करूँ तो आपको मालूम है एक मेल या एक फीमेल या एक औरत जो है एक आदमी से शादी करेगा तो एक विवाही कहलाएगा। और वैसे ही ठीक अगर हम बात करें एक आदमी अगर औरत से एक शादी करेगा तो वो एक विवाही होगा। लेकिन जब बहुविवाही की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए, एक आदमी कई महिलाओं से शादी करता है तो वो क्या कहलाता है? बहुविवाही परिवार। ऐसे आप ये भी कह सकते हो कि एक फीमेल कई पुरुषों के साथ अगर शादी करती है तो भी बहुविवाह कहलाता है। अब जहाँ पे मेल होगा वो बहुपत्नी हो जाएगा, बहुपति हो जाएगा, जहाँ पे फीमेल हो जाएगा वहाँ पे बहुपत्नी हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है? सर आ रहे हैं। अच्छा, मैं आ गया। तो बाकी तो पता है ना, प्राथमिक परिवार सिंगल माता के साथ बच्चे रहते हैं। हाँ भाई, सिंगल माता सिर्फ माता, हाँ सिर्फ माता रहती है और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं। सत्ता के आधार पे पितृ सत्तात्मक परिवार होता है आपका, एक मात्र सत्तात्मक परिवार होता है, ये तो मालूम होगा। वंश के आधार पे अगर हम बात करें तो पितृवंशीय परिवार होता है, मातृवंशीय परिवार होता है, ये भी मालूम होगा। निवास के स्थान पे अगर हम बात करते हैं तो एक पितृस्थानीय होता है, एक मातृस्थानीय होता है, लेकिन एक नाम और मिलता है, नवस्थानीय। इसका मतलब नए स्थान पे, है ना? नए स्थान पे पति पत्नी जाके हाँ अपने नया आवास की व्यवस्था करते हैं और नया जगह पे रहते हैं, उसको नवस्थानीय परिवार कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। आपने नाम सुना होगा पैट्रीलोकल। पैट्रीलोकल वर के घर पे रहना, वर के घर पैट्रीलोकल होता है। मैट्रीलोकल की अगर हम बात करते हैं तो वधू के घर रहना। वधू के घर रहना। अब जो आप बोल रहे थे एवेंचू लोकल के बारे में, तो ये जो होता है वधू के मामा के घर रहना, एवेंचू लोकल, है ना? और नियो लोकल तो अभी मैंने बता दिया आपको, है ना? हाँ, मतलब नियो लोकल नई अपनी जगह, हाँ नए आवास की व्यवस्था करना, नए स्थान पे रहना, है ना? ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। धरती पुत्र नाम तो सुना ही होगा, क्वेश्चन पेपर करवा चुका हूँ। जन्म स्थान पर जो उसका जन्म स्थान है उसी पर निवास कर रहा है, धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है। शरणार्थी पुत्र या शरणार्थी कह लीजिए। और देश में जाके बसना। नहीं, विभिन्न स्थानों पर निवास करने वाले, क्योंकि वे अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य किए गए हैं, इसलिए शरणार्थी के अंतर्गत आते हैं। शरण लिया उन्होंने। शरण लिया हुआ। खाना बदोश भी कह सकते हैं। खाना बदोश, हाँ बिल्कुल, देखो खाना बदोश हो सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन शरणार्थी वाले में थोड़े से शब्द क्या होते हैं ना, अलग अलग जगह में रहते हैं। हाँ ये चीजें बन जाती है। और खाना बदोश तो सर जनरली उसी मतलब घर देश के होते हैं ना। तो नहीं, वो तो पार्टिकुलर खाना बदोश अलग है। खाना बदोश है ना, अलग शब्द बनाता है जो एक प्रकार से उसका कोई ठौर ठिकाना ना हो, है ना? बट आप ये कहो कि हाँ मतलब जैसे कि मानव समाज में अगर हम बात करें, वह समुदाय जो अपने रहने का स्थान बराबर बदलता रहता है, क्लियर? वो खाना बदोश है ना। शरणार्थी बताया तो अब कितना बताऊं। शरणार्थी का मतलब है कि विभिन्न स्थान पर निवास करने वाले, क्योंकि वो अपने देश को छोड़ने के लिए बाध्य किए गए हैं, तो वो शरणार्थी होते हैं, ठीक है। और खाना बदोश लोग हर समय एक स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहते हैं, है ना? ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक आता है भातृक्त बहुविवाह। आपने नाम सुना है भातृक्त? भातृक बहुपति, हाँ बहुपति, तो महिला का पति के भाई से विवाह जब होता है तो उसको बोलते हैं, है ना? महिला का पति के भाई से विवाह करना भ्रातृक बहुपति प्रथा कहलाती है, ठीक है। और
एक होता है स्वास्त्रिक बहुपत्नी होता है, याद आ रहा है आप लोगों को, प्रथा। और ये क्या कहलाता है कि पति का अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना, हाँ, स्वाश्रिक बहुपत्नी प्रथा कहलाती है। और एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, पालकत्व। पालकत्व परिवार, पालकत्व परिवार में क्या क्या आता है जानते हैं आप लोग? पालकत्व परिवार में आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था पालकत्व परिवार को लेकर, तो ध्यान रखिएगा। इसमें संगोत्र आता है, माता पिता आता है, और गोत्र क्या होते सर? जैविक संबंध आता है। सुनीता पूछ रही हो आप? जी सर। हाँ, तुमने लास्ट में भी यही बात पूछा था मुझसे इस क्वेश्चन में, संगोत्र के बारे में। बताओ क्या होता है भाई संगोत्र? बताओ बताओ बताओ। गोत्र होता है ना पर सेम गोत्र वाले ना। हाँ, सेम गोत्र वाले, हाँ सेम गोत्र वाले, हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है आपका एक दंपत्य मूलक परिवार की अवधारणा किसने दिया है? दंपत्य मूलक परिवार का अवधारणा किसने दिया है? बताओ तो सही। विलियम जे गुड्डे ने। मतलब क्या है विलियम जे गुड्डे? आवाज जा रही कि नहीं जा रही है? हाँ, थोड़ा सा ढंग से करो, कैसे कर रहे हो आप लोग? परिवार परामर्श कार्य कैसा होता है बताइए? परिवार परामर्श कार्य कैसा होता है? माइक्रो होता है कि मैक्रो होता है कि मीजो होता है? माइक्रो होता है। ओके, प्रतिलोम विवाह क्या होता है बताओ? प्रतिलोम विवाह क्या होता है? सर उच्च जाति का सर उच्च जाति की महिला और निम्न जाति का पुरुष। निम्न जाति का नहीं, उच्च जाति का पुरुष, निम्न जाति की महिला। अच्छा, नहीं, वो तो अनुलोम हो गया। हाँ हाँ, सुनो सुनो, देखो, जब निम्न वर्ण का पुरुष है ना और उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम कहते हैं, समझे? सर उल्टा होता है, हाँ। मतलब जनरली तो ऊंचा होता है ना वो आदमी का जाति। तो वह मैंने ट्रिक भी बनाया था एक बार। फिर अनुलोम में क्या होता है कि नीची जाति की औरत और ऊंचे जाति का आदमी जब विवाह होता है तो वो अनुलोम होता है। हाँ ठीक है, ध्यान रखा करो। और आप लोग ध्यान नहीं रख रहे हो, ये सब तो मैं सोचा आता है आप लोगों को। वैसे आता तो है, जब आपको पेपर में आएंगे तो आप कर तो लोगे, मुझे मालूम है, लेकिन समय बचत करो। क्यों एक प्रश्न पे ज़्यादा समय लगाओ, है ना? एक्टिव रहो और थोड़ा सा। चलिए आगे बताइए, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर बताइए जरा, राकेश जी बताइए। पीढ़ी कुलकर्णी सामाजिक नीति। सोशल पॉलिसी। राकेश गोयल, आवाज़ नहीं जा रही क्या आपके पास आज? सर आ रही है सर, 46 नंबर का है सर, ये जो सामने दिखा है ये। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब सुनिए, पीडी कुलकर्णी का तो नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। जी सर, सामाजिक नीति में। सामाजिक नीति में इनकी किताब का नाम बताता हूँ, उसी का है। इसने कहा सोशल पॉलिसी एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया, इसी का आधा करके दिया है किताब में, क्वेश्चन में। और 1979 में आई थी ये किताब, समझ में आया ना? सोशल पॉलिसी एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया 1979 में पीडी कुलकर्णी के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, और यही किताब है ये। हमने पूरा कर दिया, यहाँ पे अधूरा लिखा हुआ था। के जैकब के बारे में अगर मैं बात करूँ, आवाज़ क्लियर है? सर आवाज क्लियर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ के जैकब के बारे में, तो के जैकब का अगर हम बात करें तो समाज कार्य शिक्षा का, अब ये अधूरा किताब है जैकब की। मैं जैकब की 2 किताबें बताता हूँ, दोनों इम्पोर्टेंट है। सर इन इंडिया होगा ना, सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया। सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया 1 जनवरी 1994। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, यही किताब है। एक किताब इसकी और है, मेथड एंड फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। हाँ, और ये किताब आई थी आप लोगों का 1965 में, 1965 में। जैकब की दोनों किताबों के बारे में बता दिया, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है।
एक का नाम है सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया, एक का नाम है मेथड एंड फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। दोनों के वर्ष भी बता दिए हैं, इसलिए वर्ष से प्रश्न आते हैं, उसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब एच वाई सिद्दीकी के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, सोशल सामाजिक क्रिया में नाम आता है इसका, ध्यान रखेंगे, सामाजिक क्रिया में इसका नाम आता है। अभी मैं बताता हूँ, अभी इसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों ने देखा ही, अभी कंपोनेंट के बारे में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा जाना, फिर उसके बाद प्रारूप के बारे में भी जाना। तो आज थोड़ा सा समझ लो कि सिद्दीकी जी का दिन है आज की क्लास में, है ना, तो इनका थोड़ा सा ध्यान में रख लो। तो सिद्दीकी जी के अगर बारे में बात करें अगर हम लोग, तो इनकी एक किताब कम्युनिटी सोशल एक्शन के संबंध में एक किताब आई थी, उस किताब का नाम आप ध्यान से सुन लीजिए। जो यहाँ पे बताया गया है, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, और ये किताब सन 1984 में आई थी। ठीक है। और इनका किताब तो एक तो आपको मालूम ही होगा, बड़ी फेमस है, हर बार मैं बोलता भी हूँ, सोशल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने जिक्र किया, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, सब कॉन्टिनेंट के बारे में, इंडियन, हाँ, सब कॉन्टिनेंट के बारे में मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ। हाँ, इंडिया, पाक और बांग्लादेश। ठीक है, 2004, वेरी गुड। ये बड़ी फेमस किताब इनकी है, मैं हर बार बोलता हूँ। और इन्हीं की और एक किताब थी जो है ग्रुप वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके, 2008 में आई थी। ग्रुप वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके 2008 में आई थी ये किताब, है ना, याद रखेंगे इसके बारे में आप लोग। और सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं, सोशल वर्क 2015। अरे वाह, वेरी गुड। ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं 2015 में। ठीक है, बहुत बढ़िया, यह आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, बस इतनी किताबें काफ़ी है सिद्दीकी जी से। बाकी सिद्दीकी जी से अगर प्रश्न बनाया जाने वाला है तो इन्हीं में से आने वाला है आप लोगों से, है ना, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सिद्दीकी महोदय का नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आ जाइए। अच्छा, अभी तो एक और ऑप्शन है आपका केडी, हाँ, केडी गाग्रिड है। केडी गाग्रिड के बारे में अगर हम बात करें, इसका नाम, इन्होंने किताब लिखा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करके। तो इनकी किताब का जो नाम है 2001 में आई थी, और वो जो 2001 में किताब आई थी, वर्किंग विथ कम्युनिटी, वर्किंग विथ, आप नोट कर लीजिएगा, वर्किंग विथ कम्युनिटी एट द ग्रास रूट लेवल, ग्रॉस रूट लेवल। और ये किताब 2001 में आई थी केडी गाग्रेट की। केडी गाग्रेट क्राइसिस ऑफ वैल्यू के बारे में बात करते हैं, है ना। केडी गाग्रेट के बारे में बात करें तो क्राइसिस ऑफ वैल्यू की बात करते हैं, और ये 1975 में बात किया था इन्होंने, 1975 में बात किया था। अगर हम बात करते हैं तो एक था सोशल नेटवर्क एंड सोशल वर्क के बारे में बात किया था केडी गाग्रेट ने सन 1985 में, सन 1985 में। इनकी एक किताब और आई थी जो 2008 में आई थी, वो किताब थी गार्डियन करके, गार्डियन पर्सपेक्टिव करके थी किताब, पर्सपेक्टिव, हाँ 2008 में थी, बिल्कुल सही। सोशल लेजिस्लेशन की बात करें इन इंडिया में तो इन्होंने सन 1978 में दिया था, 1978 में, ये पेपर में आ चुका है। सोशल लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो ये पेपर में आ चुका है 1978 वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे ये किताबें हैं आजकल, क्योंकि सोशल वर्क पे किताबों का वर्चस्व चल रहा है। 2-3 प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट में और कहता है कि वर्ष के साथ लगाओ, है कि नहीं, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो इसलिए अगर ये सारे विद्वानों की किताब अगर आपको याद हो गए, सब जो 4 यहाँ पे, चारों के चारों में से हर एक विद्वान में कम से कम मैं 3 से 4 तो बता ही देता हूँ किताब उनकी, और जो फेवरेट होती है सारी, और काफ़ी है वो आपकी। बाकी जो फेमस विद्वान हैं वैसे ही आपको याद है, वो तो दास कैपिटल हो गया आपका, उनका, और फिर इस्माइल दुर्खिम का होगा सुसाइड वगैरह वाला। हाँ, ऑप्शन कौन सा जाएगा सर, इसका बताओ जरा एक बार। सर फर्स्ट का सेकंड जाएगा ना, पहला का दूसरा, दूसरा का एक, तीसरा, ये हो जाएगा। ई,
बी। बी बी ओके, ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। गुड, चलिए आगे बढ़िए, एक और किताब लीजिए, ओ क्वेश्चन लीजिए है ना। चलिए देखिए, बताइए एक बार, मोटिवेशंस इंटरव्यूइंग MI है ना, इसको कहा जाता है व्यवहारगत बदलाव को मानता है ना, जिसे व्यक्ति केंद्रित उपागम के मूल तत्वों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। इसे किसके द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है? देखिए ये विद्वान के नाम आ गए, मतलब ये जैसे अभी यार जी, जैसे अभी आप लोगों ने नया एक नाम देखा आर था, रोजर्स। ओके, लीना डोमिनेली का नाम आप लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से इन्होंने एक प्रश्न प्रस्तुत किया था जिसमें इन्होंने पर्यावरण को रिप्रेजेंट करते हुए बताया था, है ना। भाषाएं आ गई। हाँ, हाँ जी। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हरित समाजकारी पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तपन से संबंधित जो शाखाएं हैं वो लीना डोमिनेली की है। तो बताइए जरा मुझे कि अगर व्यवहारगत बदलाव को मापता है जिसे व्यक्ति केंद्रित उपागम कहते हैं, अब आपको पता आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि व्यक्ति केंद्रित उपागम की बात हो रही है, तो मूल तत्वों का उपागम प्रयोग करके बताइए किस द्वारा, किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? कार्ल रोजर्स। यहाँ जिस बच्चे ने कार्ल रोजर्स का नाम लिया है वही करेक्ट जवाब है। कि सभी लोग कार्ल रोजर्स ही बता रहे थे कि अलग अलग जा रहे थे? ये बता रहे थे। जी सर, अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, अगर आपने कार्ल रोजर्स का नाम बता रहे थे तो यानी आपको ये अच्छे से प्रश्न याद है, बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान रखने वाली बात आप सबके लिए ये है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कार्ल रोजर्स के बारे में, प्रश्न में व्यक्ति केंद्रित उपागम लिखा था, है ना, इस प्रश्न से आपको समझना था केवल। और इसी प्रश्न में अगर हम बात करते हैं तो मोटिवेशन इंटरव्यूइंग व्यवहारगत बदलाव मानता है ये, और ये कहता है कि मूल तत्वों का उपयोग करके हम इसको जो है प्राप्त करते हैं या उसे एक प्रकार से समाज की मुख्य धारा से आप कह लीजिए जोड़ने की प्रक्रिया संचालित करते हैं। तो इन्होंने क्लाइंट सेंट्रल एक थेरेपी लिखा था, किताब आई बेसिकली ये, हालांकि ये थेरेपी तो सन 1950 में आया था, किताब आपकी 1951 में आई थी, और किताब का नाम क्या रहेगा? क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी, है ना, क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी, इट्स करंट प्रैक्टिस, इम्प्लीकेशंस एंड थेरेपी, ठीक है, एंड थेरेपी या थ्योरी, ठीक है। तो इन चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये 1951 में किताब आई थी, किताब का नाम इसी के नाम पर याद रख लीजिए, वही काफ़ी रहेगा आपको, है ना, शुरुआत की जो नाम रहेगा। हालांकि इसकी 1952 की है ना थ्योरी, 1952 की नहीं, पहले किताब थोड़ी, पहले तो थ्योरी आई थी, बाद में ये किताब बनाई गई थी 1951 में। तो आप बुक 1951 की बता रहे हो ना सर? हाँ तो किताब तो 51 का ही बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी लिख लो, वही काफ़ी आपके बुक से अगर आएगा तो ये कीवर्ड्स बना लो ना अपना कि 51 का है, बस ये याद रखो। आपने एक नाम सुना होगा, मुझे समझ में नहीं आया सर। जी सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी है, ठीक है सर। अब इस थेरेपी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, और इसी थेरेपी को आप ना कह के आप अप्रोच भी कह लीजिए, ठीक है, अप्रोच भी कह लीजिए। तो ये बेसिकली जब प्रैक्टिकल के रूप में आई थी कार्यस्थल पर, जब ये काम शुरुआत हो रहा था, तो उस समय आया इसका स्थापना या विकास या आप जो भी कह लीजिए, तो वो 1950 था। जब ये बाद में किताब बना दी गई इसी पर कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं कार्य केंद्रित पर, इस पर किताब बना दी गई, और ये जो बुक आई वो बुक आई 1951 में। अब समझ में आया सर? और ये जो थेरेपी है ये बेसिकली व्यवहार को बदलाव के लिए दी जाती है। इसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं, आप लोगों ने नाम एक सुना होगा एक्टिव लिसनिंग का, कितने हो जानते हो एक्टिव लिसनिंग? वो ही नहीं की है। हाँ एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना 1957 है, और ये पेपर में आ चुका है, आपके सोशल वर्क में आ चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें आप लोगों से काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी की, क्या नाम है, ध्यान से सुन लीजिएगा, काउंसलिंग, ठीक है, एंड साइकोथेरेपी, और ये किताब 1942 में दिया है कार्ल रोजर्स ने। दो हो गई, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कार्ल रोजर्स के बारे में, ठीक है। आपको बता दूं, एक एनकाउंटर ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ये एनकाउंटर
ग्रुप की बात करते हैं ये। और एनकाउंटर ग्रुप की जब बात आती है वो 1970 में 1970 में आता है, 1970 में आता है, 1970 में आता है। ठीक है। और एक लास्ट लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये भी, फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू लर्न, वेरी गुड। और ये जो किताब आई थी, ये आपकी किताब आई थी 1969, 1969। बस इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। 1969 में बताइए, अमेरिका में समाज कार्य पहले आया था कि वहाँ पे आया था, ब्रिटेन में आया था, कब आया था? यूके में। ब्रिटेन में। चलो अच्छा, बढ़िया, यानी पता है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, वैसे 1869 का है ना? क्या फ्रीडम टू लर्न? नहीं, ब्रिटेन वाला था। हाँ, तो क्या अभी भी इसमें कंफ्यूजन? अरे भाई वही तो सही है। अमेरिका वाला 1969 में है ना? अमेरिका क्या बताया अमेरिका का? 1877। 1877 हाँ 1877। मतलब देखो अभी भी कंफ्यूजन है, जो कि हर इतना इजी है वो कितनी बार बता चुका है आप लोगों को। आप भाई पढ़ाई नहीं करते हो यार, अच्छी बात नहीं है ये। पढ़ा करो थोड़ा बहुत कभी कभी, है ना। अब मैं जो पढ़ा देता हूँ वही रखते हो, फिर कल इंतज़ार करते हो कल क्लास होगी शाम को 6:30 बजे, तब पढ़ेंगे फिर एक बार। सर कभी कभी पढ़ने से नहीं चलेगा। नहीं तो कभी कभी मत पढ़ो ना, आप ही लोग तो पढ़ते हो, मैं थोड़ी ना बताता हूँ, आप ही लोग पढ़ते हो, हमेशा पढ़ा करो। अच्छा, अब एक और देखो, यहाँ पे एक और नाम आ रहा है आपके सामने। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये नाम आ रहा है विलियम मिलर का नाम, है ना। नाम इनका सुना है? सोशल वर्क में बड़े नए नए यूनिक नाम मिलते हैं, है ना। बट कोई बात नहीं, ये एक सीनियर सोशल वर्कर हैं, ये एक सीनियर सोशल वर्कर हैं। इनके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेडिकल सोशल वर्क में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। अपनी भूमिका अगर हम इनके बारे में बात करें आप लोगों से, तो मेडिकल सोशल वर्क में इन्होंने जो है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, एक किताब इनकी आई थी क्लिनिकल सोशल वर्क करके, क्लिनिकल सोशल वर्क करके आई थी, थेरेपिस्ट। ठीक है, क्लिनिकल सोशल वर्क करके थेरेपिस्ट करके आई थी, ये किताब इन्हीं की थी। ठीक है, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं ये। ठीक है, कब आई थी? ये आई थिंक 1972 के आसपास आई थी किताब। ठीक है, 72 के आसपास आई थी, परंतु मुझे नहीं लगता है कि इनके बारे में जो है पेपर में पूछा जाएगा। हाँ, ऑप्शन में नाम आ जाते हैं, थेरेपिस्ट विद्वान है तो आ जाता है ऑप्शन में ये। ठीक है, हाँ ठीक है। इंटरवेंशन, मोटिवेशनल इंटरवेंशन के रूप में भी जाने जाते हैं ये, उनकी वो भी किताब थी मोटिवेशनल को लेकर, है ना। तो ज़्यादातर मोटिवेशन पे भी भूमिका अपना निभाते थे। 2 ही 3 किताब थी इनकी, ज़्यादा किताब थी भी नहीं इनकी। ठीक है, जो फेमस रहे। एक नाम आपने देख रहे हैं डेविड एपिस्टीन के बारे में, नाम सुना है डेविड एपिस्टीन? मैंने लॉरा एपिस्टीन के बारे में तो आप लोगों को बताया ही है ना, उसके बारे में तो सुना होगा। यहाँ पे आप जरा इनके बारे में बताइए कि क्या है डेविड एपिस्टोन। ये भी एक थेरेपिस्ट है, ये भी एक थेरेपिस्ट है। ये सबसे ज़्यादा नैरेटिव, आप नोट करना कर लीजिए क्योंकि पेपर में आता है ये। नैरेटिव मीन्स टू थेरेपिस्ट पर्पस। ठीक है, क्या नोट करेंगे? नरेटिव, हाँ, नरेटिव मीन्स टू थेरेपिस्ट पर्पस, थेरेपिस्ट पर्पस। और ये किताब 1990 में आई थी, 1990 में आई थी, है ना। ठीक है, या आपको ध्यान रखना। बाकी तो इनकी कोई किताब खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि नैरेटिव जो जो रिलेट करती है वो इसी से संबंधित होता है, इन्हीं से। एक इनको नोट कर लीजिए, 2022 में आई है, पिछली साल इनकी एक किताब आई थी। हो सकता है इस बार कोई प्रश्न बनाए तो इससे बना सकता है, डेविड एपिस्टीन से, है ना। मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, लिख लीजिए। नैरेटिव साइकेट्रिक, नैरेटिव साइकेट्रिक एंड फैमिली, ठीक है। और ये किताब आपको बता दूं सन 24 मार्च 2022 की है ना। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनके बारे में आपने नाम सुना है? गिलान टेबेरा का नाम,
बताए। नहीं सर, इनका तो नहीं सुना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इनके बारे में अगर मैं आप लोगों वैसे नए नए नाम आ रहे थे, पुराने वाले याद नहीं रहते। हाँ ये बात भी सही है ना। बट अगर मैं इनके बारे में आप लोगों से बात करूं, ये एक फेमस पर्सन है और ये भी थेरेपिस्ट से ही रिलेटेड है ना। सोशल वर्क में ये भी जो है थेरेपिस्ट से ही रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि उतना फेमस तो नहीं रहे, परंतु आप इसको ध्यान रखिएगा कि थेरेपी में इनका नाम देखने को मिलता है नेशनल हेल्थ सर्विस में, नेशनल हेल्थ सर्विस में, हाँ सर्विसेज में है। तो ये चीज़ें आती है। सोशल बिहेवियर एंड नेटवर्क थेरेपी भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। सोशल बिहेवियर एंड नेटवर्क जी डेविड इप्सन में नहीं सर, ये मैं बात इनके कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी पर देखिए क्या नाम लिखा हुआ है, ये गिलान टोबेर नाम लिखा हुआ ना, ये गिलान टोबेर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। यस है ना, हाँ गिलान टोबेर। सर ये थेरेपी क्या बताया सर, नेशनल ये आप एक नोट करो, मैं बता रहा हूँ। सोशल बिहेवियर एंड नेटवर्क थेरेपी, नेटवर्क थेरेपी, सोशल बिहेवियर एंड नेटवर्क थेरेपी, इन्हीं की किताब है, 2002 में आई थी, 2002 में किताब आई थी, इन्हीं से रिलेटेड है। और ये इसी को इन शॉर्ट में जानते हो क्या बोला जाता है? सर पहला क्या था सर, नेशनल हेल्थ सर्विस। इसमें अगर मैं बात करूँ SBNT, ये शब्द ध्यान रखिएगा, SBNT, सोशल बिहेवियर एंड नेटवर्क थेरेपी, ये नाम आता है SBN, जिसे आपने सुना होगा बी जो है क्या नाम था, सर ये नेशनल हेल्थ CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। CBT का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, CBT। वैसे ही आपको जो है यही इसको बोला जाता है SBNT, है ना, इसी को बोला जाता है, इसी की है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा इसके में। तो क्लियर हो गया, बता दीजिए, ज़्यादा समय मत लीजिए एक प्रश्न पर आप सभी लोग, है ना। हेल्थ सर्विस की कौन पढ़ती है? हो गया सर। क्या कह रहे हैं आप? नेशनल हेल्थ सर्विस कौन सी ईस्वी में आया? 2002 में मैम आया था ये, मई और जून के माह में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सामाजिक व्यक्तिक कार्य में अभिलेखन किसके लिए एक साधन के रूप में उपयुक्त या प्रयुक्त नहीं होता है? प्रयुक्त नहीं होता, बताइए। बताएं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर ये? सर ये 48 बताइए, अभी 48 भी गए हैं। 48 ओके चलिए बताइए। अगर हम बात करते हैं व्यवसाय समाज कार्य के हस्तक्षेप निर्धारित करना, ऑप्शन ए है। सर और भी ऑप्शन बता दीजिए। व्यक्तिगत कार्य करता है तो व्यक्तिगत रक्षा उपायों का प्रदान करना। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि व्यवसायिक नैतिकता के मूल्यों और सीमा के भीतर कार्यकर्ता अभ्यास की विनियमित करना। ऑप्शन डी कहता है कि कार्यकर्ता उत्तरदायित्व आहार कार्य बनाना, है ना। अच्छा हाँ सर, डी सही है। नहीं, ये भी होगा। बी लग रहा है। आपको बता दूं कि एक सामाजिक व्यक्तिक कार्य में, अब बात को सुनिए, प्रश्न आप लोग नहीं पढ़ते हैं अच्छे से। कह रहा है कि सोशल केस वर्क में अभिलेखन यानी रिकॉर्ड की बात हो रही है ना। अभिलेखन का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्ड किसके लिए एक साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा? रिकॉर्ड के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा। देखो, व्यावसायिक हस्तक्षेप की गतिविधियों में हम ये करते हैं, इसलिए ये तो है, इसलिए आप इसको हटाइए, ये तो है आपका। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन नंबर सी लेते हैं। चलो, क्या अगर मैं बात करूँ कि रेगुलर जो है वर्कर्स प्रैक्टिस और विद इन बॉन्ड और प्रोफेशनल एथिक एंड वैल्यू की बात करें, तो क्या आप यहाँ पर जो है नैतिकता, मूल्य और उसके कार्यकर्ता का प्रैक्टिस आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे? होता है भाई, ऐसी बात नहीं, ये होगा आपका। हाँ, आप कहता कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व तो आहारकारी बनाना, मतलब एक अगर बात करें क्वालिफाइंग वर्कर्स जो है अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, ये भी आपके लागू होती है, लागू आपकी ये भी होता है। बी वाला ऑप्शन कहता है कि देखो, व्यक्ति कार्यकर्ता हेतु व्यक्तिगत, बात को समझ रहे हो ना आप लोग, प्रोवाइड पर्सनल की बात कर रहा है ये, प्रोवाइड पर्सनल सेफ है, तो व्यक्तिगत रक्षा उपायों को प्रदान करना, क्या आप ये कहना उचित समझेंगे कि इसके अंतर्गत ये साधन होगा केस वर्क में? ये नहीं किया जाएगा सर, नहीं किया जाएगा। भाई उसकी पर्सनालिटी से क्या हमारा कोई काम है भाई? ये बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप लोग प्रश्न को सही से नहीं पढ़ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आप 2023 मार्च में भी यही करके आने वाले हैं, वहाँ पे सामने डेस्कटॉप पे यही करेंगे।
अब प्रश्न के बाद ऑप्शन को भी तो थोड़ा सा फोकस करो, कहाँ क्या शब्द लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग समझने का प्रयास करो, है ना। बड़े जल्दी थक जाते हो आप लोग, है ना। आगे बात करते हैं। व्यक्ति कार्य करता है तो व्यक्तिगत रक्षा उपाय प्रदान करना। अच्छा, ये ऑप्शन देखो दे रखा है, इसने गलत है, ठीक है, इसको आप मत लगाइएगा गिवन पर। आप बताइए भीड़ भयंकर का कौन सा, नहीं उसने सही लगाया है क्या, नहीं गलत लगाया है ना, सर उसने सही लगाया। सही। अच्छा भाई क्या बात है, सही लगा दिया है इसने यार। सर को सरप्राइज हो रहा है। हाँ तुक्का लगाया, मेरे साथ तुक्का लगा दिया ना इसने। चलो आगे। अब बताओ भीड़ व्यवहार का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि भीड़ व्यवहार भीड़ में शामिल होने वाले लोगों के पूर्व से अस्तित्ववान मूल्यों, विश्वास और व्यवहारिक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है। इंग्लिश भी देख लो, इंग्लिश भी देखो, है ना, दोनों को देखो पहले। विच थ्योरी है ये। अब आपको बताना है कि ये बताइए जो है भीड़ बिहेवियर को किस तरीके से व्यवहार में शामिल करने के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है। संसर्ग सिद्धांत। ग्रुप माइंड, कॉग्निटिव थ्योरी सर, ग्रुप माइंड। ओके संसर्ग सिद्धांत। ओके। अब यहाँ पे ना भीड़ से संबंधित है ना, भीड़ से संबंधित है। अब ध्यान देने वाली बात यह है हम सबके लिए कि भीड़ व्यवहार भीड़ में शामिल लोगों को लोगों के पूर्व में, पूर्व का मतलब होता पहले से, करेक्ट ना, पहले से, हाँ पहले से संसर्ग जी। तो मैं आप लोगों से अगर यहाँ अभिसरण का जो सिद्धांत किसी बच्चे ने बताया है, ये बेसिकली अगर हम बात करें आप लोगों से, ये एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ अनंत श्रेणियों के अभिसरणों की जांच की जाती है ना, और यह एक विधि और परीक्षण के नाम से जानी जाती है। यह एक विधि और परीक्षण के नाम से जानी जाती है। नोट करूँगा भी, आप लोगों से करवाऊँगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम किसी व्यंजक या किसी समूह या किसी व्यक्ति या समुदाय के बीच में जब हम उसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम उसके दौरान हम अभिसरण सिद्धांत को लागू करते हैं। तो अभिसरण का जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत बेसिकली भीड़ व्यवहार से ही संबंधित है और कह रहा है कि ये मानता भी है कि भीड़ व्यवहार भीड़ में शामिल होने वाले लोगों के पहले से अस्तित्ववान मूल्य, विश्वास, व्यवहारिक जो प्रवृत्तियाँ होती है उसको प्रतिबिंबित करती है। वही अभिसरण थेरेपी कहलाती है या थ्योरी कहलाती है। वही क्या कहलाती है, थ्योरी कहलाती है। कहीं कहीं इसको परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। और ये ज़्यादातर अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं कि भीड़ वाले में ही प्रक्रिया ग्रुप में ही चले, या औद्योगिक की जगह पर भी चलता है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी चलता है। और ये सबसे ज़्यादा फेमस रहा सन 1960 के दौरान में। अर्थशास्त्री एक थे, उनका नाम था क्लार्क केर, उन्होंने दिया था ये, क्लार्क केर ने ये दिया था, ये तैयार किया था अभिसरण का सिद्धांत, इसी ने दिया था, जो औद्योगिक राष्ट्र को लेकर दूसरों के मुकाबले में कुछ तरीकों के समान एक्टिविटी पे बात कर रहा था। और वहाँ बताया था इसने कि पहले के जो व्यक्तित्व अस्तित्व हैं, मूल्य हैं, विश्वास है, व्यवहार की प्रवृत्तियाँ हैं, उनके बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के बारे में उसने बताया था वहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट जवाब आप लोगों का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ग्रुप माइंड थ्योरी। सर यह आपका जो आया था, यह आपका आया था 1960, हाँ हाँ 1960 में। अब आपने यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ग्रुप माइंड की अगर मैं बात करूँ, ये जो सिद्धांत आया था तो वो 1892 में आया था ये, और ये नाम आता है लेबॉन का। इसी को कहीं कहीं लेबॉन थ्योरी भी कहा जाता है, ग्रुप माइंड थ्योरी को ही लेबॉन थ्योरी भी कहा जाता है इसको, इसी को, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और ये बेसिकली फ्रांसिस विद्वान थे लेबॉन, तो इन्होंने ग्रुप माइंड के बारे में चर्चा किया है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ग्रुप माइंड की थ्योरी किसने दिया है, लेबॉन ने दिया है, 1992 में दिया था ये सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि सभा के सभी व्यक्तियों की भावनाओं और विचार एक और एक की दिशा में जाते हैं और उनका सचेत व्यक्तित्व जो है गायब हो जाता है। तो उस तरीके की इन्होंने ग्रुप माइंड थ्योरी दिया था सन 1892 में। और ये जो आई थी
1860 कितने 1960 में आया था, सॉरी 1960 में आया था। नाम किसका आता है? केलर का नाम आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्लियर रहेगा। बता दो एक बार। जी सर। हाँ, आप ये सारी चीज़ें आप लोगों को भूलना नहीं है, क्योंकि हम लोगों से पेपर में हो सकता है भाई अगली बार भी इसी से पूछ लिया जाए, है कि नहीं, है ना। ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। चेतना अवस्था क्या बताया आपने? भावना और विचार एक ही दिशा में ही हाँ हाँ, एक ही दिशा में काम करते हैं। और एक दिशा का मतलब ये है आपका कि जैसे कि कोई अगर एक्टिविटी चल रही है, कोई क्रियाविधि चल रही है सेवार्थी को लेकर, तो वो उसी पर फोकस करेगी। कि आप सोचो कि बीच में कोई और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर अगर आ गया, तो आप सोचो कि आपने उसे मॉडिफाई कर दिया, लचीलापन बना दिया, फ्लेक्सिबिलिटी बना दिया, तो ये नहीं होगा उस ग्रुप में, है ना। उस ग्रुप में ये प्रक्रियाएं नहीं संचालित होंगी। ठीक है, तो ये अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ नेक्स्ट वाले पे कि दूसरा कह रहा है आपसे कि आपांतिक प्रतिमान का जो है सिद्धांत है, ये इमर्जेंट नॉर्म थ्योरी के नाम से ये जाना जाता है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं ये क्या है? आकस्मिक मानदंड होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक मानदंड बोलते हैं। कहीं कहीं इसे आकस्मिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये बेसिकली मैनेजमेंट के रूप में हमें यूज़ में लाया जाता है, आकस्मिकता वगैरह से। ये जो है ना मैनेजमेंट के रूप में लाया जाता है। और ये जानते हो कब आया है आकस्मिकता मैनेजमेंट के सिद्धांत में? किसी को पता है? ये बेसिकली एक हेल्स विद्वान थे, क्या नाम था, हेलमस विद्वान थे। इन्होंने 2000 में जो है इसके बारे में मैनेजमेंट को जो वो था कॉन्सेप्ट था, उसके सिद्धांतों की इन्होंने बात किया था। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे, है ना, मैनेजमेंट की बात किया था। अब मैनेजमेंट बेसिकली पर्यावरणों के संबंध में अगर हम बात करें तो पर्यावरण के दृष्टिकोण में भी था, व्यवहारिक दृष्टिकोण मान लीजिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पर्यावरण भी आ जाता है और सारी एक्टिविटी शामिल हो जाती है जो उससे प्रॉब्लम कर रही होती है ना। तो वह आकस्मिकता की जो भी एक्टिविटी शामिल होती है उसको विकसित किया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो सामाजिक और व्यवहारिक संस्थागत नेतृत्व मॉडल, ये सारी चीज़ें जो है इसी पर आधारित थी, आकस्मिकता पर ही। ठीक है ना। अच्छा, एक अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे जो है कंटिग्रेशन थ्योरी है, संसंग जो है, संसंग वर्ग इसको बोलते हैं, संसर्ग वर्ग बोलते हैं इसको। इसका क्या मतलब होता है, किसी को मालूम है? पढ़े हैं आप लोग तो बताएं एक बार। नहीं पता? ये ना महसूस करना। जी, महसूस करना। महसूस करना। ओके, यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ सर, ये एक ऐसी थ्योरी है, इसको अगर हम सामूहिक व्यवहार तर्कहीन होता है और भीड़ के संक्रामक प्रभाव, ठीक है, से उत्पन्न होता है, जिसमें व्यक्ति खुद को पाता है, उसी को संसर्ग सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्ति खुद को पाता है। बात समझ रहे हैं आप? नहीं सर, दोबारा एक बार बताएं। नहीं समझा आपने? देखो, मैं आपसे बता रहा हूँ, इस सिद्धांत में जो बताया गया है, ये सिद्धांत में कहा गया कि सामूहिक, देखो एक तो सामूहिक व्यवहार होता है ना, सामूहिक व्यवहार होता है, तो इसमें कहा गया कि वो व्यवहार तर्कहीन होगा और भीड़ और संक्रमण प्रभाव से उत्पन्न होगा, जिसमें व्यक्ति खुद को पाता है, तो वह सिद्धांत बन जाता संसर्ग वर्ग का सिद्धांत। और बेसिकली यहाँ पे भावनात्मक और तर्कहीन रूप से जो कार्य किया जाता है वही जो है संसर्ग का सिद्धांत बनता है, वही। अब आपने नाम तो सुना ही होगा कुछ विद्वानों के बारे में, जैसे लेबॉन के बारे में भी मैंने आपसे बात किया है थोड़ा सा, संक्रमण का सिद्धांत आपने सुना ही होगा, उनके बारे में भी, है ना। और ये जो थ्योरीज वगैरह हैं, ये सब कुछ थ्योरी लेबॉन यहाँ पे सामूहिक व्यवहार के रूप में व्याख्या कर दिया था। ठीक है, गुस्ताव लेबॉन इनको पूरा नाम है। तो द स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड करके जो किताब आई थी, उसमें भी थोड़ा सा इन्होंने जिक्र किया था उसके बारे में, है ना, इस सिद्धांत के बारे में। अभिसरण का सिद्धांत के बारे में जिक्र किया, इमर्जेंट नॉर्म थेरेपी की बात भी उन्होंने किया था, मूल्य अगर हम बात करें वर्धित सिद्धांत के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, इस तरीके के जो सिद्धांत हैं उन पे जिक्र इनके द्वारा जो है हुई थी। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? जी 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 सर, बिल्कुल हाँ, clear है। तो चलिए तो अब सर, ये जो स्टडी ऑफ पॉपुलर माइंड है, इसी में ये इमर्ज थ्योरी और ये वाली थ्योरी का जिक्र हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी में सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। मैं आपको ना अभी इस क्लास के बाद जो आपकी 8:30 वाली क्लास होने वाली है, इसी पे आधारित टू द पॉइंट एक एक लाइन में आपको बताऊंगा, वर्ष के साथ नोट करवा दूंगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन के पर पेज पे। ठीक है।